विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पीटीटी और प्री पीएसटीसी के क्लास में आज हम करेंगे शिक्षण अभिरुचि, यानी शिक्षण अभिरुचि के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, यानी पाठ्य पुस्तकों से हमें कैसी सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, या गृह कार्य पूरा करने में, या समय बिताने में। तो हमें पता है कि पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, यानी शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, यानी शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में मिलती है। परीक्षा पास करने, यानी केवल परीक्षा पास करने के लिए पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, उसमें हमारे को जानकारी भी मिलती है। उस जानकारी को स्मरण में भी रखना पड़ता है, दिमाग में भी हमने क्या सीखा है ये भी हमें आना चाहिए। गृह कार्य पूरा करने में सिर्फ गृह कार्य के लिए नहीं होती है, समय बिताने में एकदम गलत है। यानी पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है हमें, यानी शिक्षण कार्य का संचालन सही रूप से किया जा सके। ये हमारा आंसर है, ए ऑप्शन, यानी ये हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के, यानी एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या शिक्षक के प्रति समभाव रह सकता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा कि शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, ये नहीं है, और सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है। इसके बाद ये है विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक, यानी एक ही शिक्षण, एक ही विधि से शिक्षण करवाएंगे शिक्षण कार्य, तो क्या है विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधा आएगी। हमारा आंसर ये है। इससे कम ये है सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, लेकिन हमारे को एक ही आंसर देना है, यानी सर्वाधिक जो भी आंसर स्टिक है, सही है, वो हमें आंसर देना है। तो कौन सा है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। अगला प्रश्न है, समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, यानी ये बात कर रहा है कि समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, यानी अंधविश्वास है, या फिर सांप्रदायिक बेरोजगारी है, या शिक्षा पर अधिक व्यय है। यानी समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है कि अंधविश्वास। क्या है, अंधविश्वास है, यानी सर्वाधिक लोग क्या है अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, यानी अंधविश्वास से किसी भी प्रकार का हो, यानी इससे क्या है समाज यानी पिछड़ जाता है, यानी बैक चला जाता है, क्योंकि वह अंधविश्वास में पड़ा रहता है। तो हमारा आंसर है अंधविश्वास। सांप्रदायिकता नहीं, यह नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, या शिक्षा पर अधिक व्यय से कोई लेना देना नहीं है। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यही है कि अंधविश्वास है। अगला प्रश्न है, यानी चौथा, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है, यानी बालक का व्यक्तित्व का विकास करना है, उसमें सर्वाधिक किसका योगदान रहता है, यानी शिक्षक का रहता है, यानी व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व के विकास का पूछ रहा है, किसका, व्यक्तित्व के विकास का। शिक्षक का सर्वाधिक योगदान रहता है, या परिवार का रहता है, या फिर धन दौलत का, या फिर रिश्तेदारों का। यानी बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान होता है परिवार का। किसका होता है, परिवार का। उसको चलना सिखाना, पढ़ना, यानी उसको चलना, फिर स्कूल में भेजना, विद्यालय में भेजना, और उसका क्या है सर्वांगीण विकास होता है। यानी सर्वाधिक विकास पूछ रहा है व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के बारे में परिवार का योगदान सर्वाधिक होता है, यानी परिवार में बोलचाल की भाषा भी सीखता है वो व्यक्ति, यानी चलना भी सीखता है बालक। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो क्या हमारा आंसर है, परिवार का सर्वाधिक योगदान रहता है। इस तरीके के शिक्षण विधि के प्रश्न आते हैं। रोजाना ये क्लास होती है विद्यार्थियों, रोजाना हम इसी प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं, तो आप गौर से देखना, प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाएंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें अगला पद ज्ञात करना है, यानी आगे यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो ये श्रृंखला किस तरीके से बनी हुई है, 7, 8, 10, 13, 17, यानी किस तरीके से बनी हुई है हम देखते हैं। 7 में 1 जोड़ने पर कितना आया, यानी 1 जोड़ने पर कितना आया, 8 आया। 8 में कितने जोड़े, यानी 10 आए, यानी 2 जोड़े, कितने आ गए, 10 आ गए। 10 में से कितने जोड़े, 10 में यानी 3 जोड़े, तो कितने आ गए, 13 आ गए। 13 में से कितने जोड़ेंगे, यानी 17 आ जाएंगे। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। आप बताइए 17 में कितने जुड़ेंगे यहाँ पर और आगे कौन सी संख्या आएगी। आप देखते हैं 7 में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, अब यहाँ 5 जोड़ेंगे, यानी ये सीरीज बननी चाहिए, किसी भी तरीके से सीरीज बननी चाहिए। इसमें सीरीज बन रही है, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 17 और 5 कितने होते हैं, 22। हमारा आंसर यहाँ कितना आएगा, 22 आएगा। ये हमारा आंसर है 22 हमारा आंसर आ गया विद्यार्थियों। इस तरीके से हमें हल करना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है। यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे पास, इसमें कह रहा है बाईं ओर से 18वें अक्षर, यानी जो हमारे पास प्रश्न होता है हम इस तरीके से खड़े होते हैं, इस तरीके से एग्जाम में बैठे होते हैं, यानी प्रश्न की ओर मुख होता है हमारा, तो ये बायां होता है। क्या होता है, ये बायां होता है। तो बायां यहां लिख लेते हैं, ये क्या है, बायां है, ये होता है बायां। यानी हम प्रश्न कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो जो हमारा बायां है वो इस प्रश्न का बायां है, यानी इस तरीके से हम करेंगे तो ये बायां होगा। बाएं से क्या कह रहा है, ये बाएं से बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा है, यानी ये आर है। आर कौन सा है, 18वां अक्षर है। इसी के बाएं पूछ रहा है, बायां फिर वापस बायां आ गया, ये ही बायां रहेगा। ऐसे नहीं होगा भी आर का मुंह हमारी तरफ है तो बायां इधर हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी पहली बार बायां मान लिया तो ये बायां ही चलेगा। आर है, यानी बाईं ओर से 18वें मतलब आर। 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, यानी इसके बाईं ओर वापस चलेंगे 10वां, इस बाईं ओर 10वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां, यानी कौन सा आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच। हमारा आंसर कौन सा होगा, यानी एच हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके का प्रश्न भी आता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लेता है बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है, या पूछेगा बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या बीच में कौन है। तो जैसे सेंटर में आएगा वो बीच में आएगा। तो ये हमारा आंसर है एच, यानी अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, एच हमारा आंसर होगा। एच हमारा आंसर आएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां देखिए 96, 6, 5 और 21 दिए हुए हैं। 100, 4, 7, 32, 132, 6, 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या आएगा ये बताना है। इस तरीके का प्रश्न आता है सेमी, इसको या तो क्या करता है वो ऐसे लाइन खींचकर इसको वर्ग में दे देता है, इस तरीके से डब्बा बना देता है, या सिंपल इसी तरीके से वो दे देता है। यहाँ पर किस तरीके से आया हम देखेंगे भी, इसकी सीरीज इस तरीके से बनाई है, इसने नीचे की ओर चला है। ये हम बात करते हैं 96 को पहले 6 से भाग देते हैं, यानी 96 है, इसको हम 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने पर कितने आएंगे, 16 आएंगे। कितने आएंगे, 16 छिपी कितने होते हैं, 96 होते हैं। क्या आया, 16 आ गया। 16 में ये 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। ये 21 आया है। इसी तरीके से 100 में हम 4 का भाग देंगे
100 में हम 4 का भाग देते हैं, 100 में हम 4 का भाग देंगे, कितने आए, यानी 25 आ गए। 25 आ गए, 25 में 7 जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे, 25 में 7 जोड़ने पर 32 आ जाएंगे। अब बात करते हैं 132 को 6 से भाग देते हैं, 132 को हम 6 से भाग देते हैं, 132 है, इसको हम 6 से भाग देते हैं, 6 गुना यानी 12। अब बात कर 3 में से 2 गए 1 और ऊपर से 2 यानी 6 गुनी 12, 22 छिक्का कितना होता है, 132 होते हैं। 22 छिक्का कितना होता है, यानी 132, यानी हमारा आंसर आया 22। 22 में हम 3 जोड़ेंगे, 22 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 25 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, यानी 25 हमारा आंसर है, 25 हमारा आंसर है। हमारे पास आंसर है 2 नंबर में, यानी 25 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न आएगा, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, यानी मछली का संबंध जल से है। सीधी सी बात है कि मछली जल में तैरती है, तो मछली जल में तैरती है, चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तो चिड़िया आकाश में उड़ेगी, तैरेगी नहीं, उड़ेगी। तो मछली जल में तैरती है तो चिड़िया आकाश में, तो हमारा आंसर आ जाएगा आकाश। आकाश हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आकाश भी ऑप्शन होगा और वायु भी होगा। यहाँ देखें, वायु भी है और आकाश भी है। तो आकाश, वायु तो जमीन पर भी वायु ही होती है, आकाश में ही उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा, यानी उड़ने की बात कर रहा है, मछली तैरने की बात कर रही है, जल में तैर रही है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो कौन सा आंसर है, आकाश। आकाश हमारा आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी, यानी एक संख्या आएगी यहाँ पर, वो हमें ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं, जैसे 64 और ये जोड़ा होता है, ये अगर बीच में क्या है, समानुपात दिए होते हैं, यानी 4 बिंदी होती है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये समानुपात होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये तो अलग है और ये अलग जोड़ा है, ये कैसे आया और ये कैसे आएगा। अब बात करते हैं 64 है, यानी 8 का वर्ग है, यानी 64 क्या है, 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग क्या है, यानी 64 है। ये क्लियर हमारे को पता है कि 8 का वर्ग आया तो 64 आ गया, यहाँ पर 12 का वर्ग आया तो 144 आ गया, यानी यहाँ पर कितना, 12 का वर्ग यहाँ कर लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, 12 का वर्ग आया तो कितना आया, 144, यानी ये 44 144 तो आया 12 का वर्ग करने के बाद, और 64 आया 8 का वर्ग करने के बाद। अब 513 कैसे आए, यानी यहाँ 8 का वर्ग किया है, अब हम 8 का क्यूब करते हैं, यानी 8 का क्यूब करते हैं, यानी 8 गुना 8 कितने हो गए, 8 8 64, 64 8 कितना हो गया, 64 8 हो गया, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 छिक्का 48 और 3 51, यानी हो गए 512। हम इसके नजदीक पहुंच चुके हैं, हम इसके नजदीक पहुंच चुके हैं 513 के। तो क्या किया इसने, +1 किया है, +1 किया है तो कितना आ गया, 513 यहाँ आ गया, यानी यहाँ 8 का वर्ग था, इस 8 को ही हमने साथ में लिया है, क्यूब कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया। अब बात करते हैं 144 की। 144 है तो इसका क्या है, 12 का इसने वर्ग किया है, कितना आया था, 144। अब इसी 12 का क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पर 8 का क्यूब किया था तो 12 का क्यूब करते हैं, 12 गुना 12 गुना 12, यानी कितने आएंगे, 12 बारिया 144, 12 बारिया होते हैं 144,
144 को हम 12 से फिर गुना करेंगे तो कितने आएंगे, यानी 4 2 चौका 8 और 2 चौका 8 2 1 2 और 4 4 और 1, यानी 8 8 और 4 12 सल 1 4 2 6 और 1 7 और 1 1728 इतने आएंगे। 1728 दोबारा चेक कर लेते हैं, यानी 12 चौका 48 8 हसल 4 12 चौका 48 और 4 कितने हो गए, यानी 52 2 हसल 5 12 12 5 17, ठीक है 1728। यहाँ पर क्या है, ये कैसे आया, इसका हमने किया था जैसे 8 का स्क्वायर किया 64 आया और ये 8 की क्यूब करके 1 जोड़ दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ किया है, यानी 12 का स्क्वायर किया 12 बारिया 144 आए, 144 में यानी 144 यानी फिर हम 12 का क्यूब किया 12 गुना 12 गुणा 12 कितने आ गए 1728 आ गए, प्लस 1 लगा यानी प्लस 1 1728 प्लस 1 यानी 1729। यहाँ क्या किया 8 गुना 8 गुना 8 यानी 8 गुना 8 गुना 8 कितने होते हैं 512 512 प्लस 1 यानी 513, ये हो गए 12 गुना 12 गुना 12 यानी 1728 प्लस 1 यानी 1729। हमारा आंसर आएगा 1729 हमारा आंसर है, कितना है 1729 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब हम हिंदी के करेंगे। हिंदी में है पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, पुराणिक या पौराणिक या पौराणिक, तो कौन सा बनेगा, यानी पौराणिक। कौन सा बनेगा, पौराणिक शब्द बनेगा, यानी 2 मात्रा लगेगी ऊपर पौराणिक, ये शब्द बनेगा। यानी पुराण प्लस 1 यानी पुराण प्लस 1 क्या बन गया, पौराणिक। पुराण प्लस 1 यानी पौराणिक, यानी ये प्रथम स्वर है ना, ये उ और ओ हुए, यानी उ और ओ हो तो औ हो जाता है, यानी ये प्रथम स्वर है। जैसे पुराणिक, पुराण यानी पुराण, पुराण इसमें पहला स्वर है, ये क्या है, उ है, क्या है, उ है। अगर पहली बार यहां उ या ओ हो तो औ हो जाता है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पुराण। पुराण प्लस 1 क्या बन गया, पौराणिक, यानी औ हो गया। ये उ है यानी उ है तो क्या हो गया, औ हो जाता है, यानी शब्द के पहले उ आए तो क्या हो गया, पौराणिक। पौराणिक यानी 2 मात्राएं लग जाती है। अगला प्रश्न है, हमारा आंसर है द, यानी पौराणिक। हमारा आंसर द ऑप्शन है पौराणिक। अगला प्रश्न है निराहार। निराहार शब्द का सही विलोम शब्द है। निराहार यानी निराहार का मतलब होता है बिना आहार के, निराहार बिना आहार के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, निराहार शब्द का सही विलोम शब्द है अनुहार, आहार, विहार या संथार। तो कौन सा होगा, निराहार का यानी सही विलोम शब्द होगा आहार। क्या होगा, आहार का होगा निराहार, यानी निर प्लस आहार, यानी निर ये हालांत है, निर प्लस आहार क्या हो गया, निराहार। क्या बन गया, निराहार, यानी निर प्लस आहार, या मूल शब्द क्या है इसमें, आहार, यानी आहार का निराहार यानी शब्द बन गया। यानी अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी
कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। तो कम बोलने वाला कौन सा होता है? यानी कम बोलने वाला होता है मितभाषी। क्या है? मितभाषी। अब बात करते हैं अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। क्या होता है? अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल। हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी अधिक बोलने वाला वाचाल। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला वाचाल, वाचाल कहलाता है। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहते हैं। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अधिक बोलने वाला है वाचाल और कम बोलने वाला है मितभाषी। यानी कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी, मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी और मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी। यानी मीठी वाणी, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी, मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी होता है और कड़वी वाणी बोलने वाला कटुभाषी। कड़वी वाणी बोलने वाला, कड़वी वाणी बोलने वाला कटुभाषी, कड़वी वाणी बोलने वाला है कटुभाषी। हमने यानी इस प्रश्न में पढ़ा कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मितभाषी। अधिक बोलने वाले वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी, कड़वी वाणी बोलने वाला कटुभाषी होता है। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग लगा है? यानी उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग लगा है? उ लगा है, उन है, उत है या उद है। तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? उत उपसर्ग लगा है। यानी उत प्लस क्रश, उत प्लस क्रश, यानी क्या बन गया? उत्कृष्ट। क्या बन गया? उत्कर्ष, ये बन गया। तो कौन सा उपसर्ग लगा है? उत उपसर्ग लगा है। अगला है अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध यानी इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये छांटना है। वार्ड में 19वीं या ज्योत्सना या पांचवा, तो कौन सा? यानी वार्ड में, ये तो सही है। 19वीं ये भी सही है। ज्योत्सना गलत है। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना से लिखा जाता है जो तय आधा, से आधा और ना, ये ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। ये सही होता है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ज्योत्सना। यानी हमारा आंसर आ गया स, ये अशुद्ध है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य। महात्म्य इस तरीके से लिखा जाता है, महात्म्य या महात्म्य, यानी इसमें थोड़ी थोड़ी फेरबदल है। यहाँ देखिए, महा आधा तय और मैं पूरा है ये। यहाँ महा आधा तय, फिर आधा मैं, फिर ये। यहाँ महा आधा तय, आधा मैं और ये, ठीक है। उसके बाद है महा आधा तय मैं, यानी थोड़ी थोड़ी इसमें यानी फेरबदल है। तो हमारा आंसर है स में कौन सा है? महात्म्य, यानी महात्म्य हमारा आंसर है। महात्म्य हमारा आंसर होगा। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। कठोर वचन कहना, मुंह से अंगारे निकालना, ज्वालामुखी फूट पड़ना या आग का फैल जाना। तो हमारा आंसर है कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना हमारा आंसर है। हमने पहले पढ़ा यानी शिक्षण अभिरुचि, उसके बाद
रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन किए और हिंदी के जो भी प्रश्न जिस टाइप से आते हैं वो किए। अब हम राजस्थान जीके का पार्ट करेंगे। अब हम राजस्थान जीके का पार्ट करेंगे। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में पहला प्रश्न है, बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सोममाही और जाखल नदी के संगम पर लगता है। कहां, यानी जिला पूछा है तो जिले कहां? डूंगरपुर, डूंगरपुर में लगता है। आदिवासियों का कुंभ है ये बेणेश्वर, सोममाही और जाखल नदी के संगम पर लगता है। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत है ये पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत है। यह एक विरह गीत है और यह वीर स्त्री द्वारा गाया जाता है। यानी किससे संबंधित है? वीर स्त्री से। पर्वतीय गीत है, पर्वतीय गीत है और यह क्या है? विरह गीत है, विरह गीत है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा है? विरह गीत है और वीर स्त्री द्वारा गाया जाता है। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ गाते हैं। प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, हमें याद करना है। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ गाते हैं, हम सीडो। कौन सा है? हम सीडो, हम सीडो स्त्री पुरुष साथ गाते हैं। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, स्त्री पुरुष से साथ गाते हैं, यानी कौन सा है? हम सीडो है। अगला प्रश्न है, चार बेत लोक गायन शैली कहां की प्रसिद्ध है? चार बेत लोक गायन शैली टोंक जिले की प्रसिद्ध है। हमारा आंसर है टोंक। चार बेत लोक गायन शैली कहां की है? टोंक जिले की प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह क्या है? लोक नाट्य विद्या है। क्या है? लोक नाट्य विद्या है, विद्या है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया? आमेर में शीला देवी का मंदिर मानसिंह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? मानसिंह ने, यानी जयपुर के शासक मानसिंह द्वारा बनवाया गया। छठा प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा मेला बरता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बरता है। किसका बरता है? गोगा जी का मेला बरता है। कब बरता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को बरता है। यानी किसका मेला है? गोगा जी का, गोगा जी का मेला है। कब बरता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की यानी नवमी को बरता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी का मेला कब बरता है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में बरता है। ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने जयपुर में बनाए जाते हैं। कहां? जयपुर में। मीनाकारी गहने कहां बनाए जाते हैं? जयपुर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? यानी बांसवाड़ा में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है विद्यार्थियों। यहां क्या है कि आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। क्या? आदिवासियों का यानी अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का दमन, आदिवासियों का दमन किया गया था, इसलिए मानगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? कौन सा किला है उसको तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी बूंदी में जो दुर्ग है उसे क्या जाना जाता है? यानी तारागढ़। बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 11वां प्रश्न है, जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश से संबंधित है? यानी जयपुर में जो गेटोर की छतरियां हैं कौन से वंश से संबंधित है? तो कछवा वंश से संबंधित है। यानी कछवा वंश की ये छतरियां हैं। यानी कछवाहा वंश, कछवा है वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? हड़ौती बोली क्या है कि हमारा जैसे ये राजस्थान है, ये क्या है हमारा यानी राजस्थान है। इस राजस्थान में क्या है? ये हड़ौती क्षेत्र है। यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र है ये। यानी कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में क्या बोली जाती है? हड़ौती बोली जाती है। तो कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हड़ौती बोली जाती है। तो इसने पूछा है क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी और पूर्वी यानी हाड़ौती। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के यानी आश्रित कवि थे। यानी पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि थे। इन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। यानी तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें क्या है? ये 7वीं गजनी में मारे जाते हैं। गजनी में मारे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इनकी रचना है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रासो बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो रासो बोर्ड का मुख्यालय कहां है विद्यार्थियों? रासो बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में। कहां है? अजमेर जिले में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है। 15वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? यानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कौन सी? कांतली। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया? तो खातौली के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में? खातौली। खातौली के युद्ध में पराजित किया। खातौली का युद्ध, खातौली के युद्ध में महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। अगला प्रश्न, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से
किसने रंगवाया? यानी जयपुर शहर को गुलाबी रंग से राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया। किस लिए? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवाया। किसने? राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे? राव चंद्रसेन। और मेवाड़ का प्रताप कौन था? महाराणा प्रताप। मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप और मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन थे। ये मुगलों के कभी हाथ नहीं आए थे। एक तो महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन, और अमर सिंह ने बाद में क्या है संधि कर ली थी। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? ब्यावर थी, नीमच थी, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, यानी 6 छावनियां थी। हम नोट कर लेते हैं यहां पर। ब्यावर, एक थी ब्यावर, दूसरी थी नीमच, नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, यानी 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में क्या है? श्री गणेश होता है नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का, ये हमें ध्यान रखना है। और भारत में होता है मेरठ से। कहां से? मेरठ उत्तर प्रदेश से होता है। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का कौन सा मेला बढ़ता है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेवरा मेला रुड़ेचा है। यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के भगत जन यहाँ पर क्या है जमा या जागरण करते हैं, उसे कांबड़ जाति के लोग कहते हैं। और इसी मेले में क्या है कि 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी 13 ताली नृत्य का उद्गम है पादरलागा पाली। इसकी सिद्धस्त कलाकार है मांगी बाई। ये भी ध्यान रखना है। तो कौन सा मेला है? रामदेवरा रुड़ेचा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। ये हमें ध्यान रखना है। ये राम सरोवर पाल पर इसका मंदिर है रामदेव जी का। कौन सी पाल पर है? एक झील है राम सरोवर पाल है, यानी झील की पाल है, उस पर इनका मंदिर है। और रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं उसे कहते हैं जातरू। और एक ध्वजा होती है उसे कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। प्रश्न छोटे छोटे हैं, आने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन सी झील से होता है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन है वो सांबर झील से होता है। लगभग 8.7% होता है। यानी सांबर झील से होता है 8.7% होता है। लगभग 8.7% झील अकेले सांबर झील से नमक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? यानी जीर्ण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो यह चौहानों की कुल देवी है। किसकी है? चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है। कौन? जीर्ण माता। म्यूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है?
यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में है, उसको म्यूर ध्वजगढ़ नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जोधा द्वारा की गई, यानी राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना की गई। यानी किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ ये कहां है? ये जोधपुर में है, जोधपुर में है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है ये, यानी कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर, चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है। ये हमें ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, यानी म्यूर ध्वजगढ़, यानी मोर जैसी आकृति होने के कारण इसे म्यूर ध्वजगढ़ कहते हैं। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी है। कौन है? नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, यानी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ है? जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर, बीकानेर जिले में है। क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। यानी ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दो प्रश्न इन्हीं में से मिल जाएंगे, यानी हमारी हर क्लास होती है, उन हर क्लास में से एक दो या प्रश्न तो आने की पूरी संभावना रहती है। प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अवश्य रोजाना ये क्लास देखें, प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये देखें कि जो बनेश्वर मेले वाला प्रश्न है, ये बनेश्वर मेले वाला प्रश्न हर एग्जाम में आता है, और महाराणा प्रताप का प्रश्न हर एग्जाम में आता है, और एक झील का प्रश्न तो आता ही आता है, यानी पुष्कर झील का बारे में आप अवश्य पढ़िए। पुष्कर झील का प्रश्न भी 100% आता है। तो विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे सुबह, यानी इसी विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।